आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूं दुनिया भर की सोशो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात न्यूली इलेक्टेड अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और भारत के रिश्तों के एक नए चैप्टर के आगाज की। जी हाँ, याद होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए अपने बयान में अमेरिका को भारत का नेचुरल अलाय करार देते हुए यह यकीन जाहिर किया था कि दोनों ममालिक के दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज होगा और आज अमेरिका हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाले दुनिया के 5 सबसे बड़े मुल्कों में अमेरिका शुमार होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दुनिया की ये 2 बड़ी ताकतें डिजिटल दौर की लीडरशिप का दमखम रखती हैं। खास बात यह है कि अमेरिका में न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपने दफ्तर में पहले ही दिन एक कॉम्प्रिहेंसिव इमिग्रेशन बिल अमेरिकी कांग्रेस में भेजा है, जिसकी वजह से जो बाइडेन के दौर को लिबरलाइज वर्क वीजा रिजीम कहा जा रहा है। जाहिर है लिबरलाइज इमिग्रेशन पॉलिसी अमेरिका में काम करने वाले, खासकर आईटी सेक्टर में काम करने वाले जो हिंदुस्तानी हैं, उनके लिए सपने से, ड्रीम से कम नहीं है। अब सवाल है कि दुनिया के बदलते मंजरनामे में तेज़ी से तरक्की कर रहे हमारे मुल्क को अमेरिका के बदले हुए एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे रिश्ते की उम्मीद है, और हम इन्हीं सब बारीकियों को समझेंगे। और उन्हीं बारीकियों को समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमने इनवाइट किया है 2 खास मेहमानों को। फॉर्मर मेंबर ऑफ इंडियन फॉरेन सर्विसेज एम्बेसडर अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ हैं, वेलकम टू द स्टूडियो सर। और ICWA में रिसर्च एसोसिएट डॉक्टर स्तुति बैनर्जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, वेलकम टू द स्टूडियो मैम। सो आप दोनों का ही वेलकम है। और स्टार्ट में सज्जनहार जी आपसे करना चाहूँगी। और सीनेटर के तौर पर 2006 में जो बाइडेन ने कहा था कि उनका एक सपना है कि 2020 में वो इंडिया और अमेरिका को एक तरह से जो हम बेस्ट रिलेशन के लेवल पर देख पा रहा हूं मैं, उस टाइम पर उन्होंने एक तरीके से ये ड्रीम किया था। और आज जिस तरह से टेलीफोनिक बातचीत का हम जिक्र करें या उनके तरफ से अभी तक जो कुछ किया गया है वहाँ पर उसको देखें, कैन यू अश्योर अस कि यस ही वॉज राइट in 2006 also and उसी एक तरह से फुटप्रिंट्स कह लें या उस ड्रीम को जीने का हम बात कह लें, वही हो रहा है? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मीनाक्षी, क्योंकि ये बहुत जिसे मैं कहूँगा फोरसाइट विजनरी बात है जो 2006 में जो बाइडेन ने कहा था, जो 2020 में हम दोनों देशों के जो ताल्लुकात होंगे वो सबसे बेहतरीन होंगे। और अगर देखा जाए, क्योंकि वो शुरुआत थी, मैं कहूँगा जो जब उन्हीं की डेमोक्रेटिक पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, वो यहाँ पर आए थे, हिंदुस्तान आए थे मार्च 2000 में, तो मैं ये कहूँगा जो तब से ये जो हमारा दौर है उसकी शुरुआत हुई, जो हमारे दोनों देशों के बीच के जो ताल्लुकात हैं वो और बेहतर होते गए। तो जिसे मैं कहना चाहूँगा जो एक बाईपार्टीसान कंसेंसस है अमेरिका में, जो कोई भी पार्टी का नुमाइंदा हो वहाँ पर व्हाइट हाउस में, पहले बिल क्लिंटन थे, 8 साल के लिए जॉर्ज W बुश रहे, फिर 8 साल के लिए बराक ओबामा रहे, फिर 4 साल के लिए डोनाल्ड ट्रंप। परंतु जो अगर आप ग्राफ देखें हमारे दोनों देशों के रिश्तों में, वो ऊपर ही चलता जा रहा है। तो 2006 में जो बाइडेन ने कहा था, और मैं ये भी कहूँगा जो उन्होंने उसके बाद बहुत इसमें कंट्रीब्यूट किया है हमारे दोनों देशों के रिश्तों को आगे ले जाने के लिए। क्योंकि ध्यान हमको ये रखना है 1970 की शुरुआत से वो करीब 40 साल तक, 6 टर्म्स मतलब 36 साल तक वो सेनेटर रहे। और जब ये हमारा बहुत ही मेजर बायलैटरल ये मसौदे पर बातचीत चल रही थी, इंडिया US सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन डील पर, तब वो चेयरमैन थे सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक वो संस्था है वहाँ पर US कांग्रेस में। और उन्होंने बहुत सहायता की 2008 में इसको वहाँ पर US कांग्रेस से पारित करने के लिए। उसके बाद मीनाक्षी आपको याद होगा जब 2009 से लेकर 2017 तक वो उपराष्ट्रपति थे और वो भी व्हाइट हाउस में बराक ओबामा के साथ काम कर रहे थे। जब पहली मर्तबा प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर गए थे सितंबर 2014 में, तो तब उन्होंने एज इन हिज कैपेसिटी एज वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने एक लंच ऑर्गेनाइज किया था वहाँ पर स्टेट डिपार्टमेंट में, जिसमें वो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का एक
तरीका है, बराक ओबामा भी ड्रॉप इन कर गए थे और उनसे वहाँ पर बातचीत हुई थी। परंतु उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है जब 2016 में, क्योंकि आपने कहा था अभी, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जो दोनों देश नेचुरल एलाइज हैं, जब 2016 में प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर गए और उन्होंने मुखातिब हुए जॉइंट सेशन ऑफ द यूएस कांग्रेस, तब उन्होंने कहा था जो भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है वो है इंडिस्पेंसिबल पार्टनरशिप, मतलब पूरी दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और वो उस समय चेयर कर रहे थे उस सेशन को एज द चेयरमैन ऑफ द सेनेट, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट वहाँ का चेयर ऑफ द सेनेट होता है। तो मैं ये कहूँगा जो उनका बहुत लंबा अरसा रहा है, जो उन्होंने भारत को, हिंदुस्तान को बड़े करीब से देखा है, और प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी उनका अच्छा संबंध रहा है, रिश्ता रहा है। आपको याद होगा 7 नवंबर पिछले साल रिजल्ट अनाउंस हुए थे इलेक्शन के। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह ही उनको मुबारकबाद का संदेश भेजा था, और 17 नवंबर को उनका टेलीफोन आया था और उनकी बातचीत हुई, और उन्होंने ये बात की जो हम अपने दोनों देशों के रिश्तों को किस किस क्षेत्र में आगे लेकर जाएंगे और क्या हमारा आगे मकाम होगा। और आखिरी बात मैं इसमें यही बस जोड़ना चाहूँगा, जो कल जो बातचीत हुई है दोनों नेताओं के बीच में, वो उन्होंने एक विजन लिया है आगे चलते हुए दोनों देशों के लिए, हमारा ये जो क्षेत्र है, जो रीजन है, और पूरी दुनिया के लिए क्या हमारे सामने चुनौतियां हैं और कैसे हम दोनों देश मिलकर उन चुनौतियों के साथ जूझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इन्हीं सब पर हम और आगे बात भी करेंगे कि वो चैलेंजेस क्या क्या हैं। लेकिन स्तुति मैम, आपसे भी मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि जो टेलीफोनिक बातचीत हुई है उसमें भी यही कहा गया है कि बोथ विल वर्क क्लोजली, और वो क्लोजली हम एसोसिएशन देख रहे हैं उसमें चाहे रिपब्लिकन्स रहे हैं या डेमोक्रेट्स रहे हैं, ना सिर्फ उस लिहाज से चाहे बराक ओबामा रहे या अभी ट्रंप रहे जिसका जिक्र सज्जनहार सर ने भी किया। सो एक वो क्लोजनेस जो है वो दोनों ही देशों के बीच ना सिर्फ देखी जा रही थी, बल्कि अभी भी लग रहा है कि न सिर्फ वो क्लोजनेस रहेगी, बल्कि स्काई इज द लिमिट हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस हैं जिन पर हम आगे बढ़ते हुए इस रिलेशन को देखेंगे। जी हाँ, वो आपने ठीक ही कहा, क्योंकि जैसे सर ने भी कहा, जो बाइडन सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी में चीफ हेड रह चुके हैं, उसको लीड कर चुके हैं, और अगर आप उनका करियर देखें तो एशिया में उनका एक इंटरेस्ट हमेशा रहा है। तो वो जब सेनेटर थे तब भी उन्होंने यहाँ पे इंटरेस्ट लिया है, एशिया के जो लीडर्स हैं उनसे बातचीत कर रखी है, तो जिसे हम कहते हैं एक पर्सनल कनेक्ट उनका हमेशा रहा है। एंड पॉलिटिक्स में मुझे लगता है ये एक पर्सनल कनेक्ट काफ़ी हद तक एक रिश्ते में सुधार ला सकता है। जो आप बातचीत कर रहे हैं उसमें एक इनफॉर्मेलिटी लाता है। तो भारत के साथ भी उनका ऐसा एक रिश्ता रहा है। वो वाइस प्रेसिडेंट थे तब भी रहा है, जब सेनेटर थे तब भी रहा है। तो मुझे लगता है आगे चलते हुए एक्स प्रेसिडेंट बाइडन वो जब एशिया को देख रहे हैं, इंडिया को देख रहे हैं, तो वो फेमिलियरिटी उनकी रहेगी। उनको रीजन के बारे में बहुत अच्छी तरह पता है, उनको इंडिया के जिसे कहते हैं जियोपॉलिटिकल लिमिटेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी पता है। तो आप जो जब कहती हैं स्काई इज़ द लिमिट, आई थिंक स्काई एक्चुअली इज़ द लिमिट, बिकॉज अभी आपका एक बाईपार्टिसन सपोर्ट हमेशा ही यूएस में रहा है भारत के प्रति, बट अब भी आपके पास एक प्रेसिडेंट हैं जो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे भी उन्होंने आपके साथ काम किया है। उनका एक हिस्ट्री है इस रीजन को जानने का। और अभी इस वक्त मुझे लगता है जो बराक ओबामा की एक एशिया के लिए उन्होंने एक पॉलिसी जिसे कहते हैं उनका पिवट टुवर्ड्स एशिया था, जिसकी में भी वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडन काफ़ी योगदान रहा। तो हम देख सकते हैं कि ट्रंप में भी वो इंडो पैसिफिक का एक जोर पड़ा था उनके एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इन दोनों पॉलिसीज़ को मिला के मुझे लगता है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो बाइडन अभी भारत को एक सेंट्रल पॉइंट देखेगा इन इट्स एशियन पॉलिसीज़, इंडो पैसिफिक पॉलिसीज़। तो ये आपका सुरक्षा में भी रहेगा, आर्थिक स्थिति में भी रहेगा, और अभी जैसे चैलेंज जो है कोविड का, तो हेल्थ सिक्योरिटी में भी एक भारत उनके मतलब स्ट्रैटेजीज़ में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा।
बिल्कुल, और आई एम श्योर इसी तरीके से बढ़ेंगी चीज़ें। लेकिन सज्जनर सर, क्योंकि एक तरह से वर्ल्ड सिनेरियो बदला और उसके लिए रीज़न जो है वो पैंडमिक है, लेकिन इसको लेकर भी जिस तरह के टाइज़ और जिस तरह के रिलेशंस देखने को मिल रहे हैं, और ख़ास तौर से अगर हम इंडिया को देखते हैं तो एक तरीके से हमने इमर्ज किया है उस अकॉर्डिंग भी। और आई एम श्योर ये जो बातचीत हुई है इसमें ये भी एक बड़ा मसला रहा है कि कोविड से हम कैसे डील कर रहे हैं, और हमने जिन जिन चीज़ों को लेकर इनिशिएट किया है उस सब में जो इंडिया का रोल है और फिर वहां से उसका जो अलाय है या फिर सपोर्ट है वो किस तरीके से आप देखते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, जो सबसे बड़ी चुनौती मैं कहूँगा जो राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने अभी आई है, और वो है कोविड-19 पेंडेमिक से डील करना। उनकी जो डोमेस्टिक और कोविड-19 से, जैसे आपने स्वयं जिक्र किया है, उसके साथ साथ उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो भी एकदम तहस नहस हो गई है, तबाह हो गई है उससे पहले अगर आप देखिए जो जनवरी 2020 तक कहाँ पर उनकी अर्थव्यवस्था बड़ी अच्छी चल रही थी, इतनी बड़ी 23, 24, 25 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, 2.5-3% के हिसाब से ग्रो कर रही है, तो ठीक तरीके से वो बड़ी अच्छी तरह चल रही थी। पर अब इसके बाद करीब 18 मिलियन वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, तो बहुत ये वाली चुनौतियाँ आ गई हैं। परंतु सबसे ज़्यादा बड़ी तो यही है जो करीब 25 मिलियन से ज़्यादा, मतलब अगर 100 मिलियन लोग, 10 करोड़ अगर पूरी दुनिया में ग्रसित हैं तो उसका 1/4 हिस्सा अमेरिका में है। और डेथ रेट 4 लाख से ऊपर वहाँ पर लोग जो हैं वो और अगर हम देखें जो कितनी प्रतिशत संख्या है पूरी दुनिया के जनसंख्या में, तो वो केवल 310-320 मिलियन से लेकर तो करीब 3.5-4% होगी पूरी दुनिया की। परंतु उसके हिसाब से, और अगर ये देखा जाए जो सबसे विकसित देश है, सबसे प्रॉस्परस देश है, सबसे समृद्ध देश है, और हेल्थ केयर में भी और इनोवेशन में भी सब जगह आगे है, परंतु फेलियर रहा है गवर्नेंस का। तो इसीलिए सबसे पहली चुनौती तो उनके लिए ये है जो ये इसके साथ कैसे जूझा जाए। और अगर इसमें हम देखें तो भारत का क्या इसमें वो रहा है, कैसे हमने डील किया है इसके साथ। 1.3 बिलियन प्लस पीपल, और उसमें भी हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी कोई इतना वेल डेवलप नहीं है, इतना रोबस्ट नहीं है, परंतु फिर भी हमने कितना अब कंट्रोल कर लिया है। और पूरी देश में अगर हम देखें तो पर डे हमारी जो फैटेलिटी रेट है दैट इज लेस देन 100 on a weekly basis. So I think we can, of course, while keeping our fingers crossed, we can, pat each other on the back, जो हमने ठीक किया है. So I think this is something definitely जो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस हम शेयर कर सकते हैं। अब सभी को मालूम है जो भारत ने कैसे अपनी वैक्सीन इनिशिएटिव को, वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव को हमने आगे बढ़ाया है। सबसे पहले ही दिन जो हमारा इथॉस रहा है हमारी विदेश नीति का, एक वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। प्रधानमंत्री मोदी ने जब पहली मर्तबा वो गए थे वहाँ पर सितंबर 2014 में और यूएन जनरल असेंबली को वो एड्रेस कर रहे थे, तो तब उन्होंने कहा था। और उसके बाद उन्होंने अपना नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को एनांसिएट किया है। तो शुरुआत हमारी हुई मालदीव्स और भूटान से, और उसके बाद हमने 2 मिलियन डोजेस, 20 लाख डोज बांग्लादेश को दिए, 10 लाख डोज नेपाल को दिए। तो पूरे तमाम अपने आसपास के देशों को हमने ये दिया है। और दूर दराज चाहे ब्राज़ील हो, मोरक्को हो, अमेरिका के जो हैं सेंट्रल अमेरिकन स्टेट्स या पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स, तो दूर दराज, क्योंकि यही जो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था जब यूएन की 75वीं वर्षगांठ थी, जो हमारी जो वैक्सीन होगी वो केवल भारतीयों के लिए नहीं होगी, पूरी मानवता के लिए होगी। तो वही हमने किया है, और यही चीज़ है जो कि हम अमेरिका के साथ मिलकर इसको आगे, वो शेयर्ड इंटरेस्ट है हमारे। उसके साथ मैं कहूँगा जो एक और बहुत बड़ा शेयर्ड इंटरेस्ट है, क्योंकि ये तो रहा जो आपकी अंदरूनी पॉलिसी पर, आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी पर क्या चैलेंज है, परंतु अगर हम फॉरेन अफेयर्स में देखें, विदेश नीति में देखें, तो सबसे बड़ी चुनौती जो अमेरिका के लिए है वो है चीन। और अगर भारत के लिए भी देखें तो सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है चीन अभी, मतलब पाकिस्तान या और ऐसे कोई वो नहीं है। तो इसीलिए मैं तो ये कहूँगा, जो पहले जब कहा जाता था 1990 में आपने
सुना होगा, जो एक अमेरिका के राजदूत थे, एम्बेसडर थे, उन्होंने दोनों देशों भारत और अमेरिका के रिश्तों के बारे में एक किताब लिखी थी जिसका टाइटल उन्होंने दिया था एस्ट्रेंज्ड डेमोक्रेसीज। मतलब दोनों देश तो हैं, डेमोक्रेसीज तो हैं, रूल ऑफ लॉ है, इलेक्शंस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, परंतु उनके जो संबंध हैं वो अच्छे नहीं है, वो एस्ट्रेंज्ड हैं। और उस हिसाब से अगर हम 2016 में आते हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं जो ये इंडिस्पेंसेबल पार्टनरशिप है, तो मैं ये कहूँगा जो अभी न केवल हमारी वैल्यू सिस्टम्स, हमारे मूल्य एक जैसे हैं, परंतु हमारे हित भी एक जैसे हैं। तो चाहे वो इकोनॉमी हो, आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे वो चीन के साथ, चीन की जो एग्रेसिवनेस वो हमने देखी है पिछले एक साल में, बिल्कुल। और हमारे तो लिए चैलेंज ये भी है है कि हमारा उनके साथ बॉर्डर लगता है, अमेरिका का बॉर्डर नहीं है, ये सब कंसर्न भी, और साथ ही यूएन का आपने जिक्र किया, उस पर भी हम और बात करेंगे। लेकिन जियो पॉलिटिक्स का, क्योंकि मैम आप जिक्र कर रही थी, उस पर थोड़ा सा मैं और आपसे चाहूँगी कि आप उसके बारे में बात करें, और उस जियो पॉलिटिक्स में हम अपने आप को कैसे देखते हैं या कैसे हमारे रोल को देखते हैं। देखिए, जियो पॉलिटिक्स की आप बात करें तो चीन ऑब्वियसली हमारा सबसे बड़ा कंसर्न रहा है, और दूसरा हमारा रहा है कंसर्न नहीं, एक कन्वर्जेंस ऑफ आइडिया होता है इंडो पैसिफिक में। एंड इंडो पैसिफिक में अगर आप देखें तो इट्स नॉट जस्ट सिक्योरिटी के हिसाब से नहीं है, वो लार्जर पर्सपेक्टिव आपका, उसमें इकोनॉमिक्स भी आता है एंड मिलिट्री सिक्योरिटी भी है। तो अगर आप अभी यूएस में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने लास्ट अपना इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को डिक्लासिफाई किया है, तो अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें आप देख सकते हैं कि भारत का उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल उसमें उन्होंने लगाया है, और उसमें कंसर्न उनके लिए चाइना रहा है, और उन्हें वो चाहते हैं कि जो क्वाड है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस और इंडिया, ये 4 देश, एक उसको एक फॉर्मल रूप दिया जाए, उसका एक कुछ मतलब एक ऑर्गेनाइजेशनल रूप हो सके। बट कंसर्न जब चीन के ऊपर आता है तो थोड़ा सा एक कन्वर्जेंस है कि चीन के अग्रेसिव बिहेवियर पे दोनों देश थोड़े चिंतित हैं, पर उसको टैकल कैसे करना है उस मेथड पे मुझे लगता है दोनों देश थोड़े से भिन्न रहे हैं अपने विचारों में। यूएस के जैसे आपने कहा, दे डोंट शेयर अ बॉर्डर, तो हमारा एक बॉर्डर है, वी हैव एक हिस्ट्री है दोनों देशों की, और वो आप अभी भी देख रहे हैं, हमारे बॉर्डर्स पे थोड़ी टेंशन रहती है। उसके बाद चीन हमारे रीजन में है, और रीजन में भी देयर इज़ अ जियोपॉलिटिक्स, बिकॉज दोनों ही देश पावरफुल नेशंस हैं, दोनों ही एक दूसरे को अपने आप को भी एक रीजन में एक पोजीशन पे देखते हैं एज अ रीजनल पावर, एज अ ग्लोबल पावर। तो इन कॉम्पिटिशन्स में आई थिंक यूएस से हमारा पर्सपेक्टिव चाइना के ऊपर थोड़ा डिफरेंट है। दूसरा मैं कहूँगी जो कंसर्न एरिया यूएस के लिए है वो है रशिया, हमारे लिए वो नहीं है। अगेन हम रशिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, पर एक रिश्ता जो हमारा उनके साथ है वो बहुत अलग से है, हमारे उनके साथ जो उन विचारधारा है वो अलग है। तो कन्वर्जेंस है इश्यूज़ पे, बट वो कन्वर्जेंस के अंदर भी थोड़े डिफरेंसेस हैं, और मैं नहीं मानती कि अगर डिफरेंसेस हैं तो यूएस और भारत के जो रिश्ते हैं वो ठीक नहीं है, उनमें कुछ प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है अगर दो देशों के बीच में बातचीत चल रही है तो कन्वर्जेंस हो या डिफरेंसेस हो वो आप मिटा सकते हैं, आप बढ़ सकते हैं आगे। और मेरे हिसाब से अगर डिफरेंसेस हो तो शायद बातचीत ज़्यादा होती है तो और दो देश पास आ जाते हैं। जी जी। सर आपसे भी मैं और समझना चाहूँ, जैसे यूएन का आप जिक्र कर रहे थे, चाहे हम 2 ही साल के लिए हैं, टेम्परेरी कहा जाए उसको, लेकिन यूएन क्योंकि अपने आप में बहुत एक पावरफुल संस्था उस तरह से, और हमारा वहाँ पर होना, और उसके लिए भी क्योंकि हम सीख करते हैं कि सपोर्ट हमको जैसे मिले, लेकिन वहाँ पर रहते हुए हम और इम्पैक्टफुल कैसे हो सकते हैं, और इज़ देयर एनी शिफ्ट जो आप देखते हैं कि हमारा वहाँ पर होना, और अगर हम उस तरीके से परफॉर्म करते हैं और पावरफुली अगर परफॉर्म करते हैं, सो उसमें उसका आप इम्पैक्ट देखते हैं तो किस तरह से देखते हैं, और हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, मतलब उनका हम बेस्ट यूज़ कर पाएँ कि अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएँ कि नॉट ओनली फॉर 2 years हमारा वो पोटेंशियल है कि हम परमानेंट हो सकते हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, पोटेंशियल तो यकीनन है, और पोटेंशियल अभी नहीं है, काफ़ी समय से है। और आपको मालूम है जब बराक ओबामा यहाँ पर 2010 में आए थे तो उन्होंने कहा था जब भी यूनाइटेड नेशंस का कोई एक्सपेंशन होता है तो
भारत का वहाँ पर स्थान बिल्कुल एक निश्चित है, नियमित है, क्योंकि भारत की उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं जो क्या क्या हमारे कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं और क्या हम दे सकते हैं। परंतु जो प्रश्न आपने पूछा है उसके ऊपर अगर मैं आता हूँ तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने उसी समय जब 75वीं वर्षगांठ के ऊपर वो बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था देयर इज अ क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जिसमें कि यूनाइटेड नेशंस को और स्पेसिफिकली सिक्योरिटी काउंसिल को वहाँ जो सुरक्षा परिषद है उसको, जी यूएनएससी में, उसमें जिसमें उसने काम करना चाहिए उसमें काफ़ी फेलियर रहा है, काफ़ी इट हैज़ लेफ्ट अ लॉट टू बी डिजायर्ड। मैं केवल एक ही उदाहरण दूंगा, उदाहरण तो बहुत सारे हैं, एक ही उदाहरण दूंगा। जो जब ये कोरोना वायरस से सभी पूरा विश्व पीड़ित था तो तब वहाँ पर मार्च में जब सबसे ज़्यादा इसकी मार चल रही थी तब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग ही नहीं हो पाई, मीटिंग ही उन्होंने नहीं करने दी, क्योंकि चीन के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही थी। चीन से ये जो कोरोना वायरस है पूरी दुनिया में ये आया था और चीन उस महीने के लिए उसका अध्यक्ष था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, और उसने कहा जो इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, कोई मुलाकात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई सिक्योरिटी पीस का इशू नहीं है, शांति का इशू नहीं है, ये तो एक हेल्थ का इशू है, स्वास्थ्य का इशू है। हालांकि पहले इसके उदाहरण हैं, जब एबोला हुआ था 2014 में तब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसके ऊपर बैठक की थी और बहुत ही अहम इसके ऊपर उन्होंने निर्णय लिए थे, डिसीजंस लिए थे, परंतु नहीं हो पाई। अप्रैल में हुई, परंतु फिर भी क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक अमेरिका और चीन के बीच में बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी तो कुछ भी नहीं हो पाया। तो जो प्रधानमंत्री ने कहा था जो यहाँ पर क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है, क्योंकि 75 साल बाद भी हम उन्हीं स्ट्रक्चर्स से डील करने का प्रयास कर रहे हैं जो कि 45 में थे, और आज की दुनिया, जैसे आप बात भी कर रही थी, आज की दुनिया बहुत अंतर है 1945 से। तब केवल 50-53 देश थे जो कि इसके सदस्य थे संयुक्त राष्ट्र संघ के, और अब 193 हो गए हैं। पर दूसरी बात मैं इसमें कहूँ जो भारत क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, देखिए भारत एक अब ऐसा देश उभर कर आया है मीनाक्षी, जिसके की हर जगह उसके संबंध बड़े अच्छे हैं। आप देखिए मिडिल ईस्ट में तो चाहे ईरान हो या इजराइल हो या सऊदी अरेबिया हो या यूएई हो, मेरे ख्याल से बहुत ही कम देश होंगे, शायद ही कुछ देश होंगे, और भारत उनमें से एक है जिसके संबंध सभी इन देशों से बड़े अच्छे हैं। अभी जैसे स्तुति ने कहा, हमारे संबंध अमेरिका से भी बड़े अच्छे हैं, रूस से भी बड़े अच्छे हैं, हमारे संबंध यूरोप से बड़े अच्छे हैं, जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ तो हमारा क्वाड बन ही रहा है। एक केवल मैं आपको उदाहरण देता हूं, देखिए जब G20 की मीटिंग हुई थी अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स में 2018 में, तो एक वहां पर ट्राइलैटरल हुआ था RIC, रशिया इंडिया चाइना, एक और ट्राइलैटरल हुआ था जापान अमेरिका इंडिया, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने वो दिया था, एक्रोनिम दिया था JAI, है, जिसका उन्होंने कहा था इट मींस सक्सेस। उसके बाद 2019 में ओसाका में हुई मीटिंग यही G20 की, वो वाली, तो हम उस जो ट्राइलैटरल संगठन है RIC उसके भी हम हिस्से थे और JAI के भी हम हिस्से हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं जो इंडिया टुडे straddles across these different groupings वगैरह, and we are accepted in all these groupings। हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य भी हैं और क्वाड के सदस्य भी हैं, and they are not mutually contradictory। तो इसीलिए जो भारत का अभी जो पोजीशन है, और इसी पोजीशन का हमने इस्तेमाल किया है जब म्यांमार के ऊपर अभी ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो की जा रही थी, तो उसमें रूस और चीन का एक मत था, अमेरिका और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का एक मत था। सो वी रियली सर्व्ड एज अ ब्रिज टू ब्रिंग ऑल ऑफ देम टुगेदर एंड टू गेट अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल यूएनएससी रेजोल्यूशन, जो कि पूरी दुनिया का इंटरेस्ट प्रिजर्व करता है और भारत का भी इंटरेस्ट प्रिजर्व करता है और उसको आगे लेकर जाता है। सो आई थिंक दैट इज द रोल ऑफ अ ब्रिज एंड ऑफ ब्रिंगिंग कंट्रीज टुगेदर, क्योंकि जो आपने कहा पहले भी,
जो चुनौतियां पूरी दुनिया अभी फेस कर रही है वो सब दुनिया को मिलकर उनसे डील करना है। Exactly. अलग अलग देश नहीं कर सकते, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो वायु परिवर्तन हो, चाहे क्लाइमेट चेंज वगैरह हो, या पेंडेमिक हो, जो भी ये बड़ी चुनौतियां हैं इन सबको मिलकर हमें इनसे जूझना है। और उसके लिए भारत बहुत ही सक्षम है और इसकी जो रिलेशंस हमने एस्टैब्लिश की हैं वो इसके बहुत काम आ सकती हैं। बिल्कुल, हमारा रिलेशन तो है ही। स्तुति जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि जब एक रिजीम चेंज होता है एंड दैट टू इन अमेरिका, और क्योंकि वहाँ पर रिजीम ना सिर्फ फेस के तौर पर बल्कि रिपब्लिकन्स गए और डेमोक्रेट्स आए, और ये कहा जाता है कि पॉलिसीज़ थोड़ा सा डिफरेंट हो सकती हैं, उन सब चीज़ों पर भी बात। और साथ ही साथ क्योंकि ग्लोबली दुनिया देख रही है और एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाते हैं जब भी कोई चेंज होता है, सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट? देखिए, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुझे लगता है एक्सपेक्टेशंस डोमेस्टिकली भी बहुत हाई हैं, इंटरनेशनली तो है ही। तो अगर आप डोमेस्टिकली देखिए तो थोड़ा चेंज जो उनका हुआ है, एक तो कोविड के साथ उनका जो डोमेस्टिक आउटलुक है वो चेंज हुआ है। उन्होंने अपना टास्क फोर्स फिर से रीएस्टैब्लिश किया है। उन्होंने एक कोविड रिलीफ पैकेज अभी आई थिंक हाल ही में 2 दिन पहले उनका वो क्लियर हुआ है, वो उनके यूएस कांग्रेस से। और उन्होंने एक ये भी किया है कि एक वैक्सीनेशन का जो उनका प्रोग्राम है वो एक सिस्टमैटिक मैनर में होगा। यूएस में जो स्टेट्स हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं इन मामलों में कि वो वैक्सीनेशन कैसे होगा, बट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है एज अ सेंटर, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, एक वॉशिंगटन से जो नेशनल गवर्नमेंट है वो भी एक ओवरलुक करेगी। तो एक सिस्टमैटिक तौर से, ताकि जितने ज़्यादा डोजेस और जितने ज़्यादा लोगों के पास जितनी जल्दी हो सके वो करें, क्योंकि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक टारगेट सेट किया है इन द फर्स्ट 100 डेज़, वो 1 मिलियन लोगों को ये डोजेस देना चाहते हैं। सो ये उनका डोमेस्टिक का एक चेंज रहा है। उसके बाद डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी में अगर आप देखें तो क्लाइमेट चेंज जो बाइडेन का, ये अभी नहीं कि वो प्रेसिडेंट बन गए हैं, ये उनका जब वो सेनेटर थे तब से उनका एक एनवायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर हमेशा जोर रहा है। तो डोमेस्टिकली उन्होंने कुछ ऐसे कदम लिए हैं जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लिए थे। एक पाइपलाइन उन्होंने अभी बंद करवा दी है फ़िलहाल के लिए। कुछ आर्कटिक रीजन, यूएस के जो आर्कटिक रीजन में ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम से उनको रिव्यू में डाल दिया है। और सबसे बड़ी बात तो आप सभी जानते हैं कि उन्होंने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में फिर से ज्वाइन करने के लिए प्रस्ताव रख दिया है, जो होपफुली अग्री भी हो जाएगा। तो वो अब क्लाइमेट चेंज रिजीम इंटरनेशनली वो आ रहे हैं, डोमेस्टिकली भी वो उनका एक हमेशा वो वाइस प्रेसिडेंट जब थे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में तब भी था कि रिन्यूएबल एनर्जी को यूएस के अंदर वो कैसे बढ़ाएंगे, जॉब्स जो लॉस्ट हो रही हैं ट्रेडिशनल एनर्जी सेक्टर में वो रिन्यूएबल्स में कैसे आएंगी, और यही उनका मुद्दा इंटरनेशनली भी रहा है। और ये कन्वर्जेंस पॉइंट है भारत और अमेरिका के बीच में, बिकॉज़ भारत में भी हम सोलर अलायंस के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। हमारी गवर्नमेंट भी काफ़ी रिन्यूएबल एनर्जीज़ पे जोर दे रही है। हमने बहुत एम्बिशियस टारगेट्स लगाए हैं और काफ़ी हद तक हम अपने टारगेट्स के पहले ही उन्हें अचीव कर रहे हैं। इतना इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हमारे साथ किया, थैंक यू सो मच। स्तुति मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो हमारी इस ख़ास पेशकश में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। कैसा लगा है आप हमें बता सकते हैं DD-Urdu-Specials@gmail.com पर। तो फिलहाल इजाज़त दीजिए, आदाब।